Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about the new topic कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि वैश्वीकरण के कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देन इसके साथ साथ हम इसके और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम डीपली में वीडियो में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपको रीड करवाया था वो करवाया था ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, इसके फीचर्स कवर किए थे कि इसके कौन कौन से फीचर्स है। देन इसके साथ साथ में कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो आइए हम आज की वीडियो में कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लेट स्टार्ट। फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट कैसे कंपोनेंट है, मतलब इसमें क्या रहता है कि मार्केट का वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है कि जो सभी राष्ट्र या सभी देश है उनको एक मार्केट समझ के वर्क करना, या एक मार्केट बन जाता है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड मार्केट एक सा बन जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो कस्टमर रहती है उसके जो डिमांड रहती है या जो उसकी पसंद रहती है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे समझा जाता है। देन इसमें क्या रहता है, इंटरनेशनल मतलब अनदर देश की या अदर कंट्री की कोई भी मार्केट करने की या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से। अब हम दूसरा जो इसका कंपोनेंट देखेंगे वो है क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की मीनिंग होती है, इसमें क्या रहता है, एक मतलब जो कम लागत में एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, जिसमें क्या लगे, लागत भी कम लगे और अपना प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहे वो हाई क्वालिटी रहे, हाई क्वालिटी मेंटेन करके रखे। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या रहता है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट एक देश से दूसरे देश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, चौथा इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की मीनिंग ये होती है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका शेयर करना एक देश से दूसरे देश में, यही कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप कि जैसे एक सरल भाषा में देखे जाए, मार्केटिंग का मतलब होता है कि सभी जो बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो बाजार है उसको एक समझ के वर्क करना या एक समझा जाना। दूसरा प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में क्या रहता है, कम लागत में एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की का रहता है कि इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर रहते हैं वो डायरेक्ट एक देश से दूसरे देश में अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा टेक्नोलॉजी का ये रहता है कि जो टेक्नोलॉजी रहता है उसको एक देश से दूसरे देश में शेयर करना। ठीक है, आई होप कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंड हुआ होगा। देन इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस या स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, मतलब ग्लोबलाइजेशन की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, देन इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो पहला स्टेज है वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है जो घरेलू कंपनी रहती है, घरेलू जो उद्योग रहते हैं उसको डोमेस्टिक उद्योग या डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी में क्या रहता है, इसमें सिर्फ ओनली फॉर वन कंट्री में ही बिजनेस किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्पादन भी वही होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वही होगी, वही के मार्केट में वो सेल आउट भी होगा या सेल होगा। ठीक है, ये क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। देन दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी में क्या रहता है, इसमें लोगों को इंटरनेशनल कंपनी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पता चलता है कि इंपोर्ट करना क्या होता है, एक्सपोर्ट करना क्या होता है, लेकिन इसमें जो कंट्रोलिंग रहती है बिजनेस की वो सिर्फ होम कंट्री के पास में ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई अदर कंट्री में कंपनी का सेटअप भी डाला है या कंपनी के प्रोडक्शन को सेल कर रहे हैं या कोई ऑफिसेज ओपन करके उस कंपनी को रन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग पावर रहेगा वो सिर्फ होम कंट्री के पास में ही रहेगा। ठीक है, थर्ड इसका जो है वो है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एमएनसी कंपनी जो रहती है
इसमें क्या रहती है, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों में अपने कंपनी या ब्रांचेस या ऑफिसेज डालती है, लेकिन इसमें जो उसका कंट्रोल पावर रहता है सिर्फ वो होम कंट्री के पास में ही रहता है। ठीक है। चौथा है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी का की मीनिंग रहती है कि ग्लोबल कंपनी में क्या रहता है कि जो अपना पूरा मार्केट है उसमें एक सा प्रोडक्ट सेल करना या पूरे मार्केट को एक समझ के वर्क करना, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे या जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, तो उसमें क्या रहता है ऑल वर्ल्ड और सारे बाजारों में या सारी कंपनियों में एक से ही प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसका जो 5वां स्टेज है वो क्या है, ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि इस कंपनी में क्या किया जाता है, आपके लोकल मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक के कस्टमरों की डिमांड के बारे में समझा जाता है कि कौन से लोकल में क्या कस्टमरों की क्या डिमांड है एवं ग्लोबल मार्केट में अगर हम वर्क करते हैं बिजनेस में तो इसमें कौन सी डिमांड है। इस कंपनी में क्या रहता है, एक नीचे लेवल से लेके एक हाई लेवल तक कंपनी को या कंपनी जो लोग है, जो वहाँ के पीपल है, उनकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर काम किया जाता है ट्रांसनेशनल कंपनी में। ठीक है। आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब वैश्वीकरण के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं या कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या रहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि एक देश से दूसरे देश में आप बिना किसी रुकावट के कैपिटल और टेक्नोलॉजी का शेयर कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कैपिटल की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या जो फॉरेस्ट इन्वेस्टर रहते हैं वो अदर अदर कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या प्रॉपर्टी में हो या किसी अन्य थर्ड इन्वेस्टमेंट में हो, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी मध्यस्थ के। देन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि कौन से देश में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कौन सा टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस में कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये सिर्फ पॉसिबल किसके वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। मतलब बिना किसी रुकावट के हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं या अन्य कंट्री में शेयर कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, लो प्राइसेस विथ हाई क्वालिटी। मतलब इसमें सीधा सा कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या पॉसिबल हुआ है कि अपने को एक मिनिमम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप फूड की बात करें तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप क्लॉथ की बात करें, है ना, तो क्लॉथ में क्या रहता है कि हमें अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं, हम लो प्राइस में अपने को अच्छे अच्छे से अच्छे कपड़े प्रोवाइड हो पाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। मतलब इसमें क्या रहेगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से में इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, देन सभी एम्प्लॉयों की जो इनकम है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। चौथा है कल्चर एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। कल्चर एक्सचेंज का मतलब हुआ है कि हम अदर अदर जो कल्चर के जो पहनावे हैं, अगर कपड़ों की बात करें तो अलग अलग कल्चर के हम कपड़े यूज कर सकते हैं। अदर अदर कंट्री में जो पहनावा है या जो वहाँ के कल्चर है उनको हम फॉलो कर सकते हैं। उनके कपड़े उनके जो पहनावे हैं या उनका जो कल्चर है उनका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े वेयर कर सकते हैं। एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, अलग अलग वैरायटी के हमें प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो पाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। फिर 5वां नंबर का इसका जो एडवांटेज है वो बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक का मतलब हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो वो सिर्फ लोकल सिटी में या लोकल कंट्री में वो अपना बिजनेस कर पाता, जिससे क्या होता है कि ये प्रॉफिट बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन वही कंपनी अगर ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस करने लगती है तो उस कंडीशन में जो पर्सनल जो कंपनी के ऑनर है उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन क्या रहता है कि आपकी देश की इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा असर रहता है उसके प्रॉफिट का। ठीक है। तो ये सब पॉसिबल क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से हुआ है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, थ्रेट टू स्मॉल ऑफ लोकल इंडस्ट्री। मतलब जो छोटे कुटीर उद्योग है उस पे एक खतरा सा है या उस पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको
छोटे उद्योगों को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे अगर चली जाती है तो फिर लोकल की जो कंपनियां छोटे उद्योग रहते हैं उनको क्या है बहुत कम प्रॉफिट हो पाता है, या उनके जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मात्रा में सेल हो पाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम एक अच्छे मतलब एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिनिमम रेट में प्रोवाइड हो रहा है, तो हम लो क्वालिटी का हाई हाई रेंज में क्यों परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन डोमेस्टिक सेक्टर, मतलब इसमें क्या रहता है, जो घरेलू बेरोजगारी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब ग्लोबलाइजेशन में डोमेस्टिक कंपनियां काम ही नहीं करेगी तो वहां के प्रॉपर के लोगों को बिजनेस कैसे प्रोवाइड होगा, या मतलब एम्प्लॉय है या वहां के जो पीपल है उनको कैसे रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। अब तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो इकोनॉमिक इक्विलिटी है, मतलब कि आर्थिक जो असमानता है उसको भी फेस करना पड़ता है। मतलब आर्थिक असमानता का मतलब ये रहता है कि जब अलग-अलग कंट्री में वो बिज़नेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि अपने जो आर्थिक असमानता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना रहता है, ठीक है। जो 5वां नंबर का डिसएडवांटेज है वो क्या है, कल्चर होमोजेनेसी। कल्चर होमोजेनेसी का मतलब होता है कि सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे अगर हम बात कर ले कपड़ों की, तो उसमें क्या रहता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी देश के या किसी कंट्री के कल्चर को पहचान नहीं पाते कि ये कौन, मतलब अगर पहनावे की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो सभी देशों के पहनावे हैं वो कपड़े हमें मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि अगर अदर कंट्री के भी मतलब बहुत प्रकार के वैरायटी वैरायटी के हमें क्लॉथ प्रोवाइड हो पाते, हम अपने अकॉर्डिंग या अपने पसंद के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते भी हैं। तो उसमें क्या रहता है, प्रॉपर हम पर्टिकुलर किसी इंसान को देखकर पहचान नहीं सकते कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, उनके पहनावे को देखकर हम पहचान नहीं कर पाते। मतलब इसमें संस्कृति पे भी या अपने जो कल्चर है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 5वें नंबर का है एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो संसाधन है ना? जो संसाधनों का शोषण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा पे होता है, जिससे क्या रहता है कि हम संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, है ना? तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के। आई होप कि आपको ये चारों टॉपिक अंडरस्टैंड हुए होंगे। पहले टॉपिक में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में, दूसरा देखा था स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, थर्ड देखा हमने एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और फोर्थ टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Thank you for watching this video. Thank you so much.